गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों की शेप और साइज की अच्छे से बात की। फिर अपन ने स्टार्ट किया था अल्ट्रा स्ट्रक्चर या परासंरचना, जिसमें अपन ये जाना था कि अगर लाइट माइक्रोस्कोप द्वारा अपन इससे देखते हैं तो अपन को इसमें कौन कौन सी रचनाएं दिखाई देती है, जिसमें से फर्स्ट नंबर की रचना अपन को दिखी थी पेलिकल, ये वाली पेलिकल। फिर सेकंड नंबर पे जो पेलिकल था इसे अपन बोल रहे थे तनुत्वक। यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा जब देखा गया इन गुणसूत्रों को, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखकर जो डायग्राम लिए गए, जो चित्र लिए गए, जो फोटो ली गई, उनको देखने पर यह पता चला कि ये जो गुणसूत्र जो होते हैं यह एक आवरण, जिसे आउटर लेयर बोलते हैं, आउटर लेयर को यहाँ पे तनुत्वक या पेलिकल कहा जाता है, कि उपस्थिति के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन मैंने ये कहा था कि कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये उपस्थित होता है गुणसूत्रों के चारों ओर। फिर सेकंड नंबर पे अपन ने बात की थी मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स इस क्रोमोसोम या पेलिकल के अंदर भरा हुआ एक सेमी लिक्विड क्रोमोनेमेटा सूत्रों से बना हुआ भाग होता है, क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। यहां तक बात कर ली थी अपन ने। फिर अपन ने स्टार्ट किया था थर्ड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे थी, ये सेकंड नंबर पे थी। थर्ड नंबर अपन ने स्टार्ट किया था क्रोमोनेमेटा, जिसमें अपन ने ये जाना था कि जो गुणसूत्र है या जो क्रोमोसोम्स है वह दो उप इकाइयों अर्थात अर्ध गुणसूत्रों, जिन्हें बोलते हैं क्रोमेटिड्स, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इस तरफ भी है इस तरफ भी है, ये सेंट्रोमियर से परस्पर ये क्रोमेटिड्स जुड़े हुए होते हैं, और जो आपस में सर्पिलाकार कुंडलन बनाते हुए एक दूसरे पर अध्यारोपित या लिपटे हुए होते हैं, जो लाइनर प्रोटीन डीएनए और संबंधित प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर अपन ने जाना था कि यह क्रोमोनेमा या क्रोमेटिड जो सूत्र है यह कोइलिंग बनाते हुए पाए जाते हैं, कुंडलन बनाते हुए पाए जाते हैं, जो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट प्रकार था कौन सा? पैरानेमिक कोइलिंग। ये इसकी अपन ने डिटेल में बात कर ली थी कि इस प्रकार की कोइलिंग दोनों सूत्रों में या दोनों क्रोमोनेमा सूत्रों में समान दूरी पर उभार और गर्त बनाते हुए पाई जाती है, इसलिए इसको आसानी से अपन अलग भी कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में अपन ने इसके बारे में जान लिया था और डायग्राम भी बना लिया था। सेकेंड नंबर आ जाती है इसकी प्लेक्टोनेमिक कोइलिंग, इसको अपन डिटेल से जानेंगे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था कि जो प्लेक्टोनेमिक कोइलिंग होती है वह उसमें जो दोनों सूत्र है, जो दोनों क्रोमेटिड या क्रोमोनेमा सूत्र है, वह समान दूरी पर उभार और गर्त नहीं बनाते, जबकि वह एक दूसरे से अंतर्गुथित दोनों क्रोमोनेमा सूत्र अंतर्गुथित, जिसे अपन बोलेंगे इंटरवाइंड, यानी कि गुथे हुए होंगे, जैसे रस्सी गुथी हुई होती है वैसे गुथे हुए होते हैं। इसलिए अपन इनको आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, जबकि पहले वाले को आसानी से अलग कर सकते थे। इनको आसानी से अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये गुथे हुए होते हैं, लिपटे हुए होते हैं, इसलिए आसानी से अलग नहीं किया जा सकता इनको। कैसे होंगे? कैसे डायग्राम बनाए तो ऐसे, जैसे ये एक क्रोमेटिड हो गया या क्रोमोनेमा धागा हो गया, दूसरा इस पे ऐसे लिपटा हुआ होगा येलो,
अब करो अलग, कैसे करोगे? ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो रस्सी खुलेगी नहीं, थोड़ा सा खुल के वो वहीं पे अटक जाएगी। तो इन्हें अपन आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ये डायग्राम भी आपको बनाना है उसमें। फिर आगे ध्यान देना, इस प्रकार के कोइलिंग हमेशा अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रोमोसोम्स में या गुणसूत्रों में देखी जाती है। कब देखी जाती है? अर्धसूत्री विभाजन, जिसे बोलते हैं मियोसिस डिवीजन में गुणसूत्रों में देखी जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना स्पेशली। आगे ध्यान से सुनना, समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में इस कोइलिंग की क्रिया और दर बदलती रहती है। जरूरी नहीं है कि ये जो कोइलिंग है प्लेक्टोनेमिक टाइप की हो तो उसमें कोइलिंग ज़्यादा हो कम हो, वो बदलती रहती है, कभी ज़्यादा हो सकती है कभी कम हो सकती है। तो मैं कह रहा हूँ कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में ये कोइलिंग या कुंडलन की जो क्रिया है वह क्रिया और दर दोनों बदलती रहती है। ठीक है? यह अलग अलग प्रकार की होती है जो अपन ने अभी देख लिया है। तो ये अपन ने डिटेल से पेरानेमिक कोइलिंग और प्लेक्टोनेमिक कोइलिंग के बारे में जान लिया है। लेकिन जो सेकेंड टाइप प्लेक्टोनेमिक कोइलिंग है वह भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है वो भी अपन देखेंगे। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो मेजर कोइलिंग, एक माइनर कोइलिंग और तीसरी है स्टैंडर्ड या सोमेटिक कोइलिंग। नाम सुना होगा आपने पहले। 3 टाइप की है। फर्स्ट है मेजर कोइलिंग, जिसे अपन बोल सकते हैं मेजर मीन्स दीर्घ, कोइलिंग मीन्स कुंडलन, दीर्घ कुंडलन, मेजर कोइलिंग। अब ये क्या होती है कि जो क्रोमोनेमा धागे हैं, जो दोनों क्रोमोनेमा धागे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, यह लगभग 10 से 30 तक वृत्ताकार चक्र बनाते हुए पाए जाते हैं। यानी कि कोइलिंग की या कुंडलन की संख्या कितनी है? लगभग 10 से लेकर 30 तक। दिखाई कैसे दे रहे हैं? वृत्ताकार चक्र के समान। इसीलिए कोइलिंग कम है, कुंडलन कम है, 10 से 30 तक ही। इसीलिए इस प्रकार की कोइलिंग को क्या नाम दिया है? दीर्घ कुंडलन या मेजर कोइलिंग। क्लियर है? फिर है सेकंड लघु कुंडलन, जिसे अपन बोलेंगे माइनर कोइलिंग। यानी कि ये जो कोइलिंग है माइनर कोइलिंग, यह मेजर कोइलिंग पर लंबवत होती है। कैसे होती है? लंबवत होती है। जैसे मान लो कि यह कोई मेजर कोइलिंग है, इसके ऊपर लंबवत ऐसे ये माइनर कोइलिंग होगी, जिसमें कोइलिंग की संख्या मेजर कोइलिंग की अपेक्षा बहुत ज्यादा होगी। यानी कि ये वृत्ताकार चक्र बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया? माइनर कोइलिंग या लघु कुंडलन। ठीक है? फिर है लास्ट 3rd नंबर की स्टैंडर्ड या सोमेटिक कोइलिंग। सोमेटिक का मतलब है कायिक से, और स्टैंडर्ड का मतलब है यहाँ पे गौण से, यानी कि मुख्य। इस प्रकार की जो कोइलिंग है वह क्रोमोनेमा सूत्रों में या धागों में
सोमेटिक कोइलिंग या कायिक कोइलिंग बनाते हुए पाई जाती है। यानी कि जो सोमेटिक कोशिकाएं हैं उनमें पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम या जो गुणसूत्र है उनमें इस प्रकार की कोइलिंग पाई जाती है। तो ये अपन ने प्लेक्टोनेमिक टाइप की जो कोइलिंग थी उसके 3 टाइप की कोइलिंग के बारे में जान लिया है। कौन कौन से थे? मेजर कोइलिंग, माइनर कोइलिंग और स्टैंडर्ड या सोमेटिक कोइलिंग। क्लियर है? तो ये अपन ने क्रोमोनेमेटा को डिटेल से समझ लिया है। अब अपन बता सकते हैं कि गुणसूत्रों में या क्रोमोसोम्स में क्रोमोनेमेटा कौन से क्षेत्र होते हैं? कौन से क्षेत्र होते हैं? जहां पर ऐसे क्षेत्र जो क्रोमेटिड्स या क्रोमोनेमा धागों के कुंडलन के कारण बनते हैं, जहां पर जीन उपस्थित होते हैं, ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? क्रोमोनेमेटा। ठीक है। अब अपन बात करेंगे क्रोमोमियर की 4th नंबर पे। 3rd नंबर पे अपन ने क्रोमोनेमेटा की बात कर ली है अच्छे से। अब किसकी बात करेंगे? क्रोमोमियर की। अब मैंने कहा था कि क्रोमोमियर को अपन क्रोमोनेमेटा बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं वो भी मैंने चीज आपको बताई थी। फोर्थ नंबर पे क्या है? क्रोमोमियर। क्रोमोमियर ये वाले। ठीक है। तो ध्यान से सुनना। गुणसूत्र की संपूर्ण लंबाई पर या पूर्ण लंबाई पर, ये गुणसूत्र है, इसकी पूर्ण लंबाई पर क्रोमोनेमा सूत्र पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि ये क्या है? सेंट्रोमियर। तो इस सेंट्रोमियर ने इस गुणसूत्र को, पूरे गुणसूत्र को 2 भागों में बांट दिया, एक तो ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। तो मैंने कहा कि गुणसूत्र की पूर्ण लंबाई में क्रोमोनेमा धागे पाए जाते हैं। इस वाले भाग की मैं बात करूं तो इसकी पूरी लंबाई पर यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक क्रोमोनेमा धागे पाए जाते हैं, अर्थात क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं। पहले से पता है अपन को। प्रत्येक साथी क्रोमोनेमा, ये एक क्रोमोनेमा हो गया या क्रोमेटिड हो गया, अपने साथी क्रोमोनेमा से समानता रखता है। देख सकते हैं एक दूसरे से समानताएं रख रहे हैं, दोनों सेम टू सेम है। तो इसलिए अपन क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक क्रोमोनेमा अपने साथी क्रोमोनेमा से समानता रखता है। अतः या इन दोनों क्रोमोनेमा पर अनेकों दाने या मोती समान, दाने या मोती समान इन क्रोमोनेमा धागों पर अनेकों दाने या मोती समान, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं बीड लाइक, बीड लाइक, दाने या मोती समान या बीड लाइक संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्रोमोमियर कहते हैं। वापस ध्यान देना, इन क्रोमोनेमा धागों पर अनेकों स्थान पर दाने या मोती समान या बीड लाइक रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्रोमोमियर, ये दाने या मोती समान दिख रही है, ये देख सकते हो आप, दाने या मोती समान, ये वाले कुंडलित भाग दाने या मोती समान दिख रहे हैं, जिन्हें अपन क्या बोल रहे हैं? क्रोमोमियर या अभिरंजित भाग या वर्णक
ग्रहण करने वाली कणिकाएं। क्या बोलेंगे? या तो दाने या मोती समान या बीड लाइक रचनाएं पाई जाती है, या अभिरंजित क्षेत्र या वर्णक ग्रहण करने वाली कणिकाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर। क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर। यह अभिरंजित क्षेत्र होते हैं, या वर्णक जिसे बोलते हैं पिगमेंट ग्रहण करने वाली कणिकाएं होती है, पाई जाती है, जिन्हें क्या बोल रहे हैं अपन? क्रोमोमियर। क्लियर है? तो क्रोमोनेमेटा का क्या, कौन से क्षेत्र थे? जहां पर जीन्स पाए जाते हो, कुंडलित ऐसा भाग जहां पर जीन्स पाए जाते हो। क्रोमोमियर क्या है? दाने या मोती समान स्थान है जो अभिरंजित क्षेत्र या वर्ण ग्रहण करने वाली कणिकाएं होती है, जहां पर जीन उपस्थित होते हैं। तो अपन क्रोमोमियर को क्रोमोनेमेटा बोल सकते हैं। ठीक है, आगे सुनना। इन स्थानों पर जीन्स उपस्थित होते हैं, या ये स्थान जीन ग्रहण करने वाले स्थल होते हैं। यह जीन्स ग्रहण करने वाले स्थल होते हैं। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह जो क्रोमोमियर है, यह सूत्रों की कोइलिंग द्वारा बनते हैं, सूत्रों की कोइलिंग द्वारा बनते हैं, और जीन्स को धारण करने वाले स्थल होते हैं, जो मैंने पहले बता दिया आपको। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये जो क्रोमोमियर है, यह सूत्रों की कोइलिंग द्वारा या क्रोमोनेमा की कोइलिंग द्वारा बनते हैं और जीन्स को धारण करने वाले स्थल होते हैं। दो क्रमशः, दो लगातार पाए जाने वाले क्रोमोनेमा, जैसे एक तो ये क्रोमोनेमा है, एक ये क्रोमोनेमा है, तो इन दोनों के बीच का अल्परंजित क्षेत्र, ये वाला क्रोमोनेमा, ये वाला क्रोमोनेमा धागा, इन दोनों पे ये क्रोमोमियर, ये क्रोमोमियर, ये क्रोमोमियर, ये क्रोमोमियर, ये ऊपर वाला क्रोमोमियर, इन दोनों के बीच में देखें तो ये वाला भाग अल्परंजित क्षेत्र है, जिसे इंटर क्रोमोमियर क्षेत्र कहते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? दो लगातार पाए जाने वाले क्रोमोमियर के बीच का अल्प रंजित क्षेत्र क्या कहलाता है? इंटर क्रोमोमियर क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटर क्रोमोमियर क्षेत्र। कहां पर है? किन्हीं दो लगातार क्रोमोमियर के बीच में, जैसे ये क्रोमोमियर है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में ये देख रहे हैं कि अल्परंजित क्षेत्र है, इसे क्या बोलेंगे? इंटर क्रोमोमियर क्षेत्र। क्लियर है? प्रत्येक क्रोमोमियर जीन विस्थल या जीन लोकस को निरूपित करने वाला क्षेत्र होता है। तो क्या लिखेंगे? प्रत्येक क्रोमोमियर एक जीन विस्थल, जिसे अपन बोलेंगे जीन लोकस, को निरूपित करने वाला क्षेत्र होता है या दर्शाने वाला क्षेत्र होता है। प्रत्येक क्रोमोसोम एक जीन विस्थल, प्रत्येक क्रोमोमियर। तो ये जो क्रोमोमियर है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यह एक जीन विस्थल या जीन को निरूपित करने वाला या जीन को दर्शाने वाला क्षेत्र होता है, जिनकी साइज अलग अलग हो सकती है लेकिन स्थिति एक ही होती है। तो ये चीज ध्यान देने योग्य है
कि इनका जो साइज या जो आकार है क्रोमोमियर का वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्थिति एक ही होती है। इस क्रोमोनेमा पर यहां पर है तो दूसरे में यहां पर इसके पास में ही होगा, तो इनकी स्थिति निश्चित होती है। तो ये अपन ने क्रोमोमियर के बारे में भी डिटेल से जान लिया है। अपन ने इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर में पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमोनेमेटा और क्रोमोमियर को अच्छे से समझ लिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो डाउट क्लास में आप पूछ लेना। इसके आगे की जो संरचनाएं हैं, जैसे क्रोमोमियर के आगे अपन पढ़ेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि प्राथमिक संकीर्णन, फिर पढ़ेंगे द्वितीयक संकीर्णन, फिर पढ़ेंगे अपन टेलोमियर के बारे में, फिर पढ़ेंगे सैटेलाइट के बारे में। ऐसे करके अपन के सामने जो डायग्राम है गुणसूत्रों का, उससे संबंधित रचनाओं के जो नाम लिखे हैं उनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ लेंगे, तो अपनी इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।